स्वागत है आपका तमन्ना न्यूज़ में। और बड़ी खबर है गंगापुर सिटी से, जहां पर भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद और चंद्रशेखर रावण पहुंचे हेलीकॉप्टर से करीब 1 बजे गंगापुर सिटी, जहां पर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी के खेल ग्राउंड में हेलीपैड बना गया। हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचने के बाद लोगों ने उनका हेलीकॉप्टर पर ही जोरदार स्वागत किया। दूसरी ओर प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए भीड़ को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की, पर चंद्रशेखर रावण और चंद्रशेखर भाई को देखकर भीड़ नहीं रुक पाई और एकदम युवा टूट पड़े हेलीपैड पर। चंद्रशेखर जी को चारों तरफ से घेरते हुए लोग आगे बढ़ रहे थे। साथ में ही प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी भी उनके साथ रहे। वहीं आयोजनकर्ता मुकेश बैरवा, सतपाल चौधरी, प्रोफेसर रामलखन मीणा के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। लोगों का हाथ मिलाने के लिए जमकर तांता लग गया और हेलीपैड से उन्हें गाड़ी के जरिए सभा स्थल नई फल सब्जी मंडी यार्ड में लाया गया, जहां पर उन्होंने सभा में उद्बोधन दिया। उनसे पहले कई प्रवक्ताओं ने अपने उद्बोधन दिए, जो बड़े जोशीले और ओजस्वी थे। साथ में ही चंद्रशेखर आज़ाद को देखने के लिए भीड़ का जनसैलाब उमड़ा। जनसैलाब को देखकर सबके हक्के बक्के रह गए कि 9 तारीख को सैनी समाज का, वहीं 10 तारीख को आज चंद्रशेखर और चंद्रशेखर रावण का ये सैलाब कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के लिए हानिकारक तो नहीं, कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों में एक हलचल सी पैदा हो चुकी है कि आने वाले चुनाव में ये देखने को मिलेगा कि गंगापुर सिटी से नए विधायक प्रत्याशी के चेहरे हो सकते हैं मुकेश बैरवा। अगर एससी समाज का वोट इनको जाता है तो कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों को इसका काफ़ी असर देखने को मिलेगा और भीड़ मानो कई हज़ारों की संख्या में भरी हो, जैसे कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की सभा चल रही हो। युवाओं में जमकर जोश था, जिसमें सभी ने हाथ उठाकर चंद्रशेखर रावण को समर्थन किया और उनके उद्घोषण से प्रफुल्लित होकर सभी ने अपनी अपनी हाजिरी हाथ उठाकर उनका समर्थन किया कि आने वाले समय में हम वोट देंगे तो सिर्फ अपने ईमान के लिए, अपने इज्जत के लिए और अपने भविष्य के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट गंगापुर सिटी से। और मानसिकता वाले लोग अपने आप में बैठे बैठे खून के आंसू पिएंगे, खून के आंसू रोएंगे कि क्या हुकूमत आई है असली। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस मौके में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूँ, मन वचन कर्म से ईमानदारी के साथ में बोलिए जय भीम। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय भीम, जय हिंद। आज के इस सामाजिक न्याय सम्मेलन में उपस्थित हमारे भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट साहब माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब, मंचासीन हमारे प्रदेश के प्रदेश प्रभारी माननीय सतपाल चौधरी साहब, भीम आर्मी के प्रभारी हमारे भाई अनिल डेनवाल जी, अनुशासन समिति के अध्यक्ष माननीय अमरचंद हसोलिया साहब, पीएम मोखरिया जी, संजय वाल्मीकि जी, सुनील बिंडा जी, राम सिंह इंदौरिया जी, माथुर जी और मंचासीन हमारे सुमित जी, सभी हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, अधिकारी, पदाधिकारी, इन्हीं के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम की आन बान शान
हमारे पिता दल बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, माता बहने और सभी प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी ओर से सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम नमो होता है। साथियों, आप सभी का जोश और उत्साह देख करके बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि जिस प्रकार से आपकी ये ऊर्जा है, आपका जो ये जोश है, मुझे पूरा पक्का भरोसा है यदि आपने सही दिशा में, सही तरीके से, संयमित रूप से और आपने धैर्यपूर्ण यदि अच्छे से इसका इस्तेमाल किया तो जो आप चाहते हो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, बहुत नजदीक आपके पास है। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से आपकी जो ऊर्जा है, जो आने वाले हमारे समाज का भविष्य है, हम सबकी ताकत है, यदि आप हमारे लीडर जब हमारे बीच में आ गए, हमारे बीच में मंचासीन हो गए, तो हम लोगों को उन्हें देखने और उन्हें सुनने के लिए शांति कायम रखनी चाहिए। और यदि हम लोगों ने ही हमारा अनुशासन बिगाड़ा, हम लोगों ने ही यदि कर्तव्यों का पालन नहीं किया, तो मैं समझता हूँ आपकी ये जो भीड़, आपकी ये जो ताकत है, वो सही दिशा में आपके काम नहीं आएगी साथियों। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी ने, शासन प्रशासन ने जिस प्रकार से व्यवस्था की, आप सभी का सहयोग किया, उसे आपने काफी डिसिप्लिन आपने बिगाड़ने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति जो आपका अथाह प्यार और मान और सम्मान है, उसे देख करके हम ये उम्मीद और कर सकते हैं कि आप आने वाले समय में आप अनुशासन में, डिसिप्लिन में और भी बेहतर से बेहतर आप अच्छा काम करेंगे साथियों। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप लोगों ने बहुत कम समय में हमारे लिए 9 से 10 दिन भी नहीं मिले और इन कम दिनों में जिस प्रकार से मेरे उन साथियों ने, मेरे अधिकारियों ने, मेरे कर्मचारियों ने, मेरे समाज के बूढ़े बुजुर्गों ने, मेरे युवा साथियों ने, आप सभी ने जिस प्रकार से ये मान और सम्मान और आशीर्वाद दिया, कम समय में आपने 2-2, 5-5, 10-10 हजार रुपए इकट्ठा करके आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज बाई ट्रेन आपने यहाँ गंगापुर में जो उतारा, मैं आप सभी का कृतज्ञ से आपका कर्जदार हूँ। और मैं ये आप सभी से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने ये मान और सम्मान मुझे दिया, मेरे भाई को दिया, मेरे समाज को दिया और हमारे इस आने वाले समय को मजबूत करने के लिए दिया, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे वादे के साथ दावा करता हूँ, आपके एक एक पसीने के बदले यदि मुकेश मेहरवा की एक एक कतरा की बूंद यदि काम आई, आपके हित में कभी काम आई, तो मैं त्याग करने के लिए पीछे नहीं हटूंगा साथियों। और मैं एक उम्मीद आपसे और जताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पिछले 20 वर्षों से जिस प्रकार से आप पिछले 20 वर्षों से हमारे लिए, समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए एकजुट होकर के जो ताकत का काम कर रहे हैं, निर्माण का काम कर रहे हैं, आप इसी प्रकार से और अब एक कदम नहीं 10 कदम आगे चलने वाले हो साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आना आपके 2003 से लेकर के 2023 आने वाला है। आपका जी ये सामाजिक ताकत है, आपकी सामाजिक मूवमेंट है। आपने देखा होगा देश और प्रदेश के अंदर जो सरकारें चल रही है, कहने को तो ये हम लोगों को लगता है हमारी है, हमारे हित में है, क्योंकि इनको हमने ही बनाया है। लेकिन जब ये वहाँ डिसीजन लेते हैं, फैसला लेते हैं, हमारा SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक, हमारा मुस्लिम समाज के साथ में जब भी कहीं भी जब अत्याचार होता है, दुराचार होता है, भेदभाव होता है, हत्याएं होती है, उन सब के बदले में जब हम न्याय की आवाज उठाते हैं, हर सड़क पर आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान की सरकार हमारे साथ न्याय करने की बजाय हमें जेलों में ठूसने का काम कर रही है, हमारे खिलाफ मुकदमे लगाने का काम कर रही है, हमारे साथ न्याय देने की बजाय हमारे साथ
भेदभाव करने का काम कर रही है। साथियों, आपने देखा होगा नासिर जुनैद की हत्या हुई, कार्तिक भील की हत्या हुई, हमारे जितेंद्र मेघवाल भाई की हत्या हुई, इंद्र मेघवाल की हत्या हुई, ओम प्रकाश नेगर की हुई, और अभी उदयपुर में हमारे 8 साल की बहन के साथ बलात्कार करके उनके 10-10 टुकड़े किए गए। उनके जब न्याय और सम्मान के लिए, हमने हक अधिकार के लिए जब हमने आवाज उठाई, तो हम लोगों को माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस सरकार ने, गहलोत सरकार ने उनकी हमारी मांगों को मानने के बजाय हम लोगों को जेल में ठूंसने का काम किया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, आपकी ताकत के बदले कहना चाहता हूं, आपकी जो ये ताकत है, ये एक बार आप सरकार 5 साल चला लोगे, लेकिन 5 साल बाद में फिर इसी जनता के बीच में सरकार को आना होता है। साथियों, बाबा साहब ने आप लोगों के लिए बहुत बड़ी ताकत, वोट की ताकत दी हुई है। फिर आपके लिए 2023 नजदीक है। आप ध्यान से आप इस बातों को, घटनाओं को नजर करें, उन्हें कैमरा करें, उन्हें कैद करें और मनोविश्वास में रखें। जिन जिन भी लोगों ने आप लोगों के आवाज नहीं उठाई है, उनका ध्यान रखें। क्षेत्र में विकास करने में जो वादा करते हैं और विकास नहीं करते, उनका ध्यान रखना है। इन लोगों के खिलाफ में 2023 में मजबूती के साथ में उनके खिलाफ में हमें कदम बढ़ाना है। साथियों, मुझे उम्मीद है मेरे आप सभी भोजनों पर, मेरे SC ST OBC समाज पर, मेरी माइनॉरिटी समाज पर, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में है। उन्हें जब आप सुनोगे और उनके बाद में जो वो हमें निर्देश देंगे, हम इस मंच के माध्यम से हम कृतज्ञ हैं और हम कसम खाते हैं, आने वाले समय में हम पूर्ण जोश और ताकत के साथ, इसी जुनून के साथ 2004 में मैदान का मुकाबला करेंगे। साथियों, अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप सभी ने हमारे इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय लीडर जी को हमें सुनना है, अभी उनके निर्देशों की पालना करनी है। हमारी पूर्ण ताकत का इस्तेमाल सत्ता के लिए नहीं करते, हम सबका यहाँ आना व्यर्थ है। साथियों, जिस प्रकार से आपने हमें सुना, हमारे लीडर के इंतजार में आप यहाँ बैठे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसी प्रकार से शांति बनाए रखेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सर्वप्रथम बाबा साहब को नमन करते हुए और बहुजन समाज में सभी तमाम आभूषण करते हुए आज गंगापुर में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का तीसरा सामाजिक न्याय महासम्मेलन हो रहा है और ये संभाग भरतपुर संभाग स्तर का तीसरा कार्यक्रम है। इसी तरह से हर संभाग में सामाजिक न्याय महासम्मेलन किया जाएगा। उस कड़ी में ये तीसरा कार्यक्रम है और गंगापुर के लोगों ने का ये जोश उत्साह ये बड़ा देखने लायक है। साथियों, ये युवाओं की आवाज, ये भीम आर्मी का संगठन है, तो चंद 5 लोगों से शुरू हो गए, आज हजारों लाखों की तादाद में ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये सब एक युवाओं का जुड़ाव वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि ये युवा जब भी राजस्थान में किसी भी कोने में कहीं अत्याचार, उत्पीड़न, किसी के साथ गलत काम होता है, तो ये युवा सड़कों पर उतरकर उसे न्याय दिलाने का काम करते हैं। हाल में एक महापंचायत हुई, SC ST महापंचायत। साथियों, उस महापंचायत में युवाओं को नजरअंदाज किया गया। भीम आर्मी के साथियों ने पूर्ण रूप से, जब उन्होंने कहा कि हम इस महापंचायत में पूरे दमखम से आएंगे, तो उन्होंने एक लेटर जारी करके कहा कि अमुक अमुक लोगों को कोई न्योता नहीं दिया गया है। लेकिन साथियों, वो ये भूल गए हैं, वो जो लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए
चुनाव के समय में ये महासभाएं कराते हैं। वो भूल गए हैं कि भीम आर्मी जब चाहे जब ऐसी महापंचायतें करा देती है। ये हर महीने हर जगह जब भीम आर्मी का युवा आवाज उठाता है तो लाखों की तादाद में युवा बिना टेंट, बिना संसाधन, बिना मंच के लोग लाखों लोग सड़कों पे खड़े होते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जब समाज पर अत्याचार हो रहा होता है, किसी की मूछ के लिए हत्या की जाती है, किसी के पानी की मटकी छूने पर हत्या की जाती है, और कुछ दरिंदों द्वारा हमारी बहनों की तरफ बुरी नजर से, अभी आपने देखा एक बाड़मेर का मामला, हमारी एक बहन को घर में घुसकर दुष्कर्म किया और एसिड से जलाकर उसकी जला दिया उसे। एक दिन बाद में बहन ने दम तोड़ दिया। बड़ी शर्म की बात है, इस तादाद में इतने लोग खड़े हैं, इस समाज की इतनी बड़ी तादाद, लेकिन अफसोस की बात है कि 2 व्यक्ति आके हमारे दूल्हे को घोड़ी से उतार देते हैं। बड़ी शर्म है कि इतनी बड़ी तादाद, इतनी बाहुली तादाद में होने के बाद भी वो गुंडे जो 2-3 की संख्या में आते हैं और पूरी बारात के सामने दूल्हे को घोड़ी से पटक देते हैं। मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखो साथियों। उसे पता लगेगा घोड़ी से तोड़ने का मतलब क्या होता है। उसकी वही बारात निकाल दो, उसकी वही बिंदोरी निकाल दो। जब मौका मिले कोई आए ऐसी बात करे आपके साथ में, तो उसे बता दो कि समाज कमजोर नहीं है, और ऐसी जब भी कोई ऐसी घटना हो तो आप उसका जवाब देने की ताकत रखो, डरने की नहीं। कुछ साथियों को फोन आते हैं कि भीम आर्मी के लोगों को भेजो, मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। हम उनसे पूछते हैं क्या आप थाने गए? बोले नहीं, हमें डर लगता है। आपको थाने में जाने में डर लगता है तो आप न्याय कैसे ले लेंगे? आप थाने में चाहिए, अपनी बात तो रखिए। जब वहां का अधिकारी कुछ नहीं करेगा, जब वहां का एसएसपी, डीएसपी, वहां का एसएचओ कुछ नहीं करेगा, उसके बाद में आप याद कर रहे हो भीम आर्मी, बताइए वो क्या रिपोर्ट दर्ज करता है कि नहीं करता है? तो साथियों, आज के मुख्य अतिथि माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हैं, तो मैं अपनी बातों को लंबी ना करके जो मैं अपना जितना समय है मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा समय उनको दिया जाए। और जो ये युवाओं का हुजूम है, मेरी माताएं बहनें हैं, दूर दूर से चल के जितने भी लोग हैं, वो माननीय अध्यक्ष जी को सुने और उससे उनकी बातों पे अमल भी करें, क्योंकि हम लोग भीड़ का समूह करके नहीं रहना चाहते। सामाजिक लड़ाइयां हमने खूब लड़ी है। आपको याद है पिछले 5 सालों में इस गहलोत सरकार में जितना गाड़ी सरकार की शुरुआत यह घटना थी, एक बड़ी घटना थानागाजी की, और अभी हाल फिलहाल में पूजा भील बालोतरा का मामला। तो साथियों, सामाजिक ताकत के साथ साथ आपको राजनीतिक ताकत भी बढ़ानी पड़ेगी। ये तो लोग हैं, ये भीड़ का समूह ना बने, ये अपनी राजनीतिक ताकत मजबूत करे और आने वाले 2023 में बता दें बीजेपी और कांग्रेस को कि अब ये समाज किसी का मोहताज नहीं रहा है। ये अपनी ताकत पहचानता है, उनके पास उनका दल है, उनका बल है, और इसकी ताकत वो 2023 में वोट की चोट करके देंगे। धन्यवाद। जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे अंत महापुरुष, उनको नमन करता हूँ। और हमारे भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, इनका बहुत बहुत आभार गंगापुर सिटी की जनता की तरफ से और मेरी तरफ से। तो आप लोगों के छोटे से आग्रह से आप लोगों के बीच में आज यहाँ उपस्थित है। साथ ही मंच पर विराजमान हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रभारी माननीय सतपाल चौधरी साहब, प्रदेश के भीम आर्मी के प्रदेश के मुख्य प्रभारी माननीय अनिल ढेमा साहब, पूर्व पदाधिकारी हमारे जो भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव, जिलाध्यक्ष जो भी पदाधिकारी, उनका सबका हार्दिक अभिनंदन। साथ ही में इस मंच पर उपस्थित छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं का और माता बहनों का, तो इस
तपती धूप में आप सब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मंच पर उपस्थित है। साथ ही मेरे युवा साथी जो इस प्रांगण में मौजूद है, सभी का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। साथियों, मैं सबसे पहले इस बीमारी का गठन किया। जब हम हमारे क्षेत्र में निकलते थे, हमें जगह जगह ये पता चलता था कि ये बीमारी है, ये बजरंग दल है, ये शिवसेना है। हमें इनका नाम सुन के एक अजीब सा डर महसूस होता था। हम सोचते थे काश हमारा भी ऐसा संगठन हो, ऐसी सेना हो कि इन लोगों को हम वेग दे सके, इनको वापस दे सके, इनसे हम लड़ सके। मैं सोचता था, मैं समाज विशेष से ताल्लुक रखता था, बुनकर समाज से, तो मेरा एक दिमाग संकुचित विचारधारा से चलता था कि काश मेरी भी एक जाति की एक सेना हो, बुनकर सेना या बुनकर आर्मी। थोड़े दिन बाद में जो हम इस पे विचार करते थे, मेरे एक साथी जो राजेश बुनकर चितवाड़ी के नाम से फेमस है, राजेश बुनकर घसिया जी, इन लोगों ने मेरे को कहा कि भाई साहब, सहारनपुर में एक भीम आर्मी संगठन चल रहा है, जिनके चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है माननीय चंद्रशेखर जी आजाद है। उनका एक अजीब और एक बिल्कुल दबंग व्यक्तित्व के धनी है, आप उनको फॉलो कीजिए। इस चीज को देखते हुए हमने 2015 से भीम आर्मी को चुना और उस भीम आर्मी को चुना। 2015 से हम 2017 में इस मुकाम पे आ गए कि हम लोगों को कहने लगे कि जिस दिन हमारे भीम आर्मी का नाम जितनी भी सेनाएं हैं, जितनी खंडनी सेनाएं, नेपाली सेनाएं, जिनको जितनी भी सेनाएं इस प्रदेश में, उनको अगर रात में भी अगर भीम आर्मी का नाम सुनाई देगा तो उनको रात में भी नींद नहीं आएगी। और उसका वजूद आपके सामने है, इस राजस्थान में नहीं, इस राजस्थान में नहीं, इस पूरे भारत में, और भारत में नहीं बल्कि आप पूरे विश्व में भी इस भीम आर्मी का डंका बजता है। जिनके मांगे चंद्रशेखर भाई आपके सामने, आप सबके सामने आज यहाँ उपस्थित है। इन्होंने इस राजस्थान में नहीं, इस यूपी से इन्होंने भीम आर्मी पाठशाला शुरू करी और भीम आर्मी पाठशाला की इस तरह से बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए केंद्र की सरकारें और प्रदेश की सरकार को चिंता हुई। इन्होंने उन भीम आर्मी पाठशालाओं पे हमारे महापुरुषों को पढ़ाना शुरू करा, हमारे संविधान के बारे में बताना शुरू करा, जिसका परिणाम यह हुआ कि इनका दमन हुआ, इन पे देशद्रोह का मुकदमा हुआ, इन पे सैकड़ों मुकदमे दर्ज किए गए। और एक कंडीशन ये आई कि चंद्रशेखर भाई जो है इतने बीमार हुए और इनको इतना टॉर्चर किया गया। मेरे को जहाँ तक है, इनको वेंटिलेटर भी आना पड़ा। तो ये वो शख्सियत है जिन्होंने इस सरकार से आप लोगों के बलबूते पे और आपके दम पे संघर्ष किया और उसी संघर्ष की ये आज आपके सामने मिसाल है कि पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अगर कोई भीम आर्मी के नाम से है तो हमारे चंद्रशेखर भाई का नाम चलता है। और आपको ये बता दूं, मेरे को आपकी से मतलब कहने में कतई संदेह नहीं, जिस तरह बाबा साहब और मान्यवर काशीराम साहब जी का आज इतिहास लिखा जाता है, आने वाले समय में हमारे माननीय चंद्रशेखर भाई का इतिहास लिखा जाएगा और वो आने वाले समय में हमारे लिए और आपके लिए भी साबित होगी। अगर आपको कहीं भी संदेह हो तो इस संदेह को निकाल दें। और अगर जो आज चंद्रशेखर भाई के साथ खड़े नहीं है, उनको ये जिनकी बात मालूम नहीं रहेगा कि काश हम भी उन चंद्रशेखर भाई के साथ खड़े होते, कंधे से कंधा मिलाकर होते, तो हम भी आज इतिहास का हिस्सा होते। इसी के साथ में आपको सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आप हमारे मान्य चमड़े की जूता भी पहन लेते हैं, हैट भी पहन लेते हैं, उसमें से बदबू नहीं आती। तो माता दीन वाल्मीकि साहब ने इस गैर बराबरी और भेदभाव और जातिवाद और बड़े खिलाफ इस देश में लड़ाई शुरू की, जो कलकत्ता से शुरू होते हुए कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ के रास्ते मेरठ पहुंची। 1857 में जो गदर हुआ वो सामाजिक न्याय का गदर था, जिसमें इस क्षेत्र के इस इलाके के किसान भी शामिल थे, जो चाहते थे कि मेहनत में मशक्कत हम करें, मजदूरी हम करें और हम इसे टैक्स वसूल हो जाए, हम इसे हमारे खून से खून चूस के और टैक्स
में सूरज है। हम ऐसी सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये किसानों ने और मजदूरों ने इस देश में सामाजिक न्याय का आंदोलन शुरू किया, लेकिन जब लोगों को लगा कि इस देश में सत्ता हथियाई जा सकती है तो उसको आजादी का आंदोलन का रूप दे दिया और वो लोग 1947। देखो, मैं समझता हूँ कि गर्मी बहुत है, 3 गुना लोग हैं तो अनुशासन कैसे हो जाएगा आप बताओ। अनुशासन तब तो मैं मानता कि टूट रहा है जब सीमित जगह होती, जितनी कुर्सियां होती उतने लोग होते, वो डिस्टर्ब कर रहे होते। यहाँ तो मेरे लोग एक एक पैर पे खड़े होकर सभा को सुन रहे हैं, तो ये अनुशासन टूट नहीं रहा है। देखो, इतिहास गवाह है, वायु और युवा को कभी कोई कैद नहीं कर पाया। वायु भी आजाद होती है और युवा भी आजाद होता है। और आप तो उस समाज के युवा हो जो अब आजादी चाहता है भारत में, तो आपकी छटपटाहट तो लाजमी है। लेकिन क्योंकि मैं आप में से एक हूं, मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगर आप बैठकर मुझे सुनेंगे तभी मैं अपनी बात को कहूंगा। अगर आप खड़े होकर सुनोगे तो मैं नहीं कहूंगा। जब आप बैठ के सुनोगे तभी कहूंगा। शासन प्रशासन के लोग तो बेचारे खड़े रहे, उनकी ड्यूटी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे लोग खड़े रहे ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी तो है कि वो बैठ जाए, जिससे कि ये भी पता लग जाए कि भीड़ में कोई अन्य व्यक्ति तो नहीं खड़ा, वो किसी तरह का माहौल ना खराब कर दे, कोई परेशानी ना क्रिएट कर दे। तो आप लोग बैठ जाओ मेरे प्यारे भाइयों, जिससे कि मैं अपनी बात आपके बीच रख सकूं। जल्दी बताओ, आप मुझे सुनना चाहते नहीं सुनना चाहते बताओ। 1 मिनट का समय। आप जानते हो मैं वचनबद्ध संकल्पित हूं, जो बात कहता हूं उसको निभाता हूं। 1 मिनट का समय, बैठ जाओ। बैठ जाओ। इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोग पैसा देके बुलाते हैं तब नहीं कोई जाता, लोग खाना भेजते हैं, गाड़ी भेजते हैं, शराब बांटते हैं। धन्यवाद आप सब लोगों का। आपने वो महापंचायत भी सफल करा दी, वो जो हमारे लोगों ने महापंचायत की थी। आप इतनी बड़ी संख्या में वहां गए कि आपने उसको भी सफल करा दिया। आपको उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। देखो, ये टेंट भी अपनी जगह छोड़ने लगा आपकी ताकत के आगे। चलो अब अच्छा, मेरी बात पे गौर करो। होने के बाद उनको टर्मिनेट किया गया, नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? सरकार इस बात का जवाब दे। भाई डॉक्टर प्रोफेसर रमेश बैरवा जी को क्यों एपीओ किया गया है? सरकार इसका जवाब दे। अब मैं आपसे जो बात कहने वाला हूं उस पर आप गौर करें। यहाँ जितने लोग मंच पे हैं सम्मानित है, उससे ज्यादा सम्मानित है आप सब लोग जो सामने बैठे हैं, मेरे नौजवान भाई, हमारे सम्मानित बुजुर्ग, और यहाँ जो किसी से कुछ नहीं कहती मेरी माएं बहनें और हमारी छोटी छोटी बच्चियां, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, ना उनको कोई अनुशासन को कहता, ना कहता बैठ जाओ। जिसको जहां जगह मिली है मेरी माँ बहन को, वो वहीं बैठी हुई। मैं आपका दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। जो धैर्य मात्र शक्ति में है, वो कुदरत ने दुनिया में किसी को नहीं बख्शा। जीव को जो दुनिया में अगर सबसे ज्यादा धैर्य किसी को दिया, वो हमारी मातृ शक्ति को दिया, हमारी बहनों माओ को दिया, अपनी बच्चों को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब लेकिन पता नहीं हमारे अधिकारों की गंगा कब आएगी। इतने दिन हुए हमें गंगा में डुबकी लगाते हुए, आज तक तो हमारे अधिकारों की गंगा हमारे पास नहीं आई। मैं इस मंच के माध्यम से जो समय समय पे सद्गुरु महापुरुष जन्मे हैं,
मैं उन सभी को भी नमन करता हूं। ये राजस्थान की धरती, यहां भी बहुत सारे महापुरुष जन्मे जिन्होंने सामाजिक अन्याय, सामाजिक उत्पीड़न, सामाजिक गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और जब मैं देश के किसी भी कोने में जाता हूं, हर प्रदेश में एक न एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने इस समाज को नैतिकताचार से उभारने के लिए, इनको मानव का जीवन देने के लिए, जिसमें स्वाभिमान सम्मान हो उसके लिए प्रयास किया और अपने प्राणों तक का बलिदान दिया। मैं बात कर रहा हूं महामानव तथागत बुद्ध की, मैं बात कर रहा हूं संत कबीर गुरु रविदास जी की, मैं बात कर रहा हूं भगवान वाल्मीकि, गुरु नानक, गुरु घासीदास की, मैं बात कर रहा हूं बाबा रामदेव की, मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, पेरियर रामा स्वामी नायकर, पेरियर लल्ली यादव, मामला रामसूर वर्मा, सर छोटू राम, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर की, मैं बात कर रहा हूं कुमार राम आर्य जी की, मैं बात कर रहा हूं धन सिंह कोतवाल जी की, मैं बात कर रहा हूं परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की, मैं बात कर रहा हूं मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि की, मैं बात कर रहा हूं अपने समय समय पे जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों की। इसलिए कर रहा हूं, चाहे वो महाराज सिंह भारती रहे हो या महामना रामसूर वर्मा रहे हो या फिर मेरे गुरु मान्यवर काशीराम रहे हो, मैं इसलिए उनकी बात कर रहा हूं कि आपको आपका इतिहास याद रहे। ऐ मेरे लोगों, आप अपना इतिहास भूल गए हो, मैं आपको इतिहास याद दिलाने के लिए आया हूं। मैं अपने नौजवान इस आंधी से कहना चाहता हूं, जो नौजवानों की आंधी यहां बैठी है, तुम में वो दम है कि बड़े से बड़े तानाशाह का तख्ता पलट कर दो, तुम में वो दम है कि बंजर मट्टी को उपजाऊ बना दो, बंजर भूमि का सीना चीर दो। तुम किसान कमेरों की औलाद हो। अगर जानना हो तो 50 साल पहले का अपना इतिहास जानो कि तुम्हारे पूर्वजों ने इस देश में क्या क्या नहीं सहा। चलो बात करते हैं, आपको बताने आया हूं कि गलती कहां हो रही है। आप मुझसे प्यार करते हैं? जो लोग ये पूछते रहते हैं कि चंद्रशेखर राजस्थान क्यों आता है, वो तो यूपी का है, उनको ये बस ये बता देना कि वो हमारा नेता नहीं, वो हमारा भाई, और उसका हमारा खून का रिश्ता है। उसने हमसे वादा किया कि अगर आपके लिए खून की आखिरी बूंद भी चुकानी पड़े तो उनका भाई पीछे नहीं हटेगा। ये बात बस उनको बता देना। न मेरा कल आपसे राजनीतिक रिश्ता था, ना आज है, ना जिंदगी में रहेगा। मेरा आपका खून का रिश्ता है, मेरा आपका दर्द का रिश्ता है, मेरा आपका संघर्ष का रिश्ता है, मेरा आपका उस अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है वो रिश्ता है कि ना गुलामी आप सहना चाहते, ना गुलामी मैं सहना चाहता। मेरा तो नाम ही आजाद है, गुलाम ना पैदा हुआ, ना जीऊंगा, ना मरूंगा। 1947 भारत गुलाम था अंग्रेजों का। मेरी बात पे गौर करना, क्योंकि नौजवान साथी सिर्फ नारे ना लगाए, उनके कंधों पे समाज को तराने की जिम्मेदारी है। उनको अपने आप को झुका के अपने समाज को अपने कंधे पे बिठा के ताकतवर बनाना है। और जिसने ठान लिया है, जिसने नीला मटका डाल लिया है, उसके ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि वो अपने मान सम्मान को और अपने स्वाभिमान सम्मान को और अपने समाज के अधिकारों को लूटने ना दे, उसे झुकने ना दे, उसे बिकने ना दे, उसको हार ना मानने दे। तो मैं बात कर रहा हूं तब की जब हम इस देश में गुलाम हुआ करते थे। 14 अगस्त 1947 हम इस देश में गुलाम थे। गुलाम तो पूरा भारत था, लेकिन पूरे भारत के हर सब लोग अधिकारों से वंचित नहीं थे। बहुत सारे लोगों को अधिकारों की आजादी थी, पढ़ने की, लिखने की, घूमने की, मकान बनाने की, जमीन रखने की, खेती करने की और तमाम तरह की आजादी थी। लेकिन जो गुलामों के गुलाम थे, ये बहुजन समाज के लोग, जो आज जातियों में बट के अपनी एकता को कायम नहीं कर पा रहे। मैं तो बधाई देता हूं कि आपने जोड़ा, आपने SC/ST की महापंचायत की, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे रूप में ये सब लोग चंद्रशेखर वहीं थे, आपने देखा होगा। मगर देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त को जो गरीब था, 15 अगस्त को वो गरीब था। 14 अगस्त को जिसके खाते में 100 रुपए थे, 15 अगस्त को
में 100 रुपए थी। 14 अगस्त को जिसके पास 1 गज जमीन नहीं थी, 15 अगस्त को भी उसके पास 1 गज जमीन नहीं थी। 14 अगस्त को जो सामाजिक असमानता का शिकार हो रहा था, 15 अगस्त को भी वो सामाजिक असमानता का शिकार हो रहा था। 14 अगस्त को जिसको मंदिर में जाने की आजादी नहीं थी, 15 अगस्त को उसको मंदिर में जाने की आजादी नहीं थी। 14 अगस्त को जिसको बिजनेस करने की आजादी नहीं थी, 15 अगस्त को भी उसको बिजनेस करने की आजादी नहीं थी। हमें आजादी कब मिली? जब 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा संविधान इस देश में लागू हुआ। तब हमें आजादी मिली। क्या आजादी? कि हम भी सम्मान से पूरे देश में कहीं घूम सकते हैं। पूरे देश में किसी भी सरकारी जगह पे जो दूसरों का अधिकार है वो अधिकार हमें भी है, और हम भी बिस्लेरी का पानी पी सकते हैं। इतिहास पढ़ो, अब से लगभग 100 साल से पहले बाबा साहब अम्बेडकर आपको तालाब से पानी पिलाने के लिए लड़े। मेरे लोगों, याद करो वो दिन। और आज उनके वंशज देखो, बाबा साहब के संविधान की देन है कि आज उनके वंशज बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं। ये आजादी मिली 26 जनवरी 1950 को लेके। जो बात मैं आपसे कह रहा हूं उस पर गौर करना। ये आजादी कितने मुकाम तक पहुंच पाई और कितने अधिकारों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा, लड़ना पड़ा, आंदोलन करने पड़े, लाठियां खानी पड़ी, मुसीबतें झेलनी पड़ी। जैसा मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी 1950 को आजादी संविधान के जरिए मिली, लेकिन संविधान के साथ ये शर्त रखी गई जो अंतरिम सरकार बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बिना चुनाव लड़े। उस सरकार ने वादा किया बाबा साहब अम्बेडकर से कि जो संविधान में अधिकार आपने लिखे हैं, जो ये भाग 4 में नीति निर्देश तत्व में जो आपने इनकी तरक्की के लिए योजना बनाई है, जो आर्टिकल 340 में दलितों से भी पहले पिछड़े वर्ग की तरक्की का रास्ता आपने खोला है, जो सभी धर्मों को धार्मिक आजादी आपने दी है, जो किसानों को सर छोटू राम और बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में, जो गरीबों को जमीन मिले, जिसको चौधरी चरण सिंह जी ने बाद में करके भी दिखाया, वो जमीन रखने का अधिकार जो है वो अंतिम व्यक्ति को भी मिलेगा। ये बात और ये दावा वादा सरकार ने किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने उन पे भरोसा किया। लेकिन बाबा साहब ने अपने बच्चों को भी कुछ कहा। वो ये कहा, जब उन्होंने पहले हमें वोट का अधिकार दिलाया था, उस वोट के अधिकार के खिलाफ सब लोग थे। कोई कहता था वोट उसको मिलेगी जो लगान देता, कोई कहता वोट उसको मिलेगी जिसका व्यापार हो, कोई कहता वोट उसको मिलेगी जिसकी जाति ऊंची हो, कोई कहता वोट देने का अधिकार उसको मिलेगा जो पढ़ा लिखा हो, जो पैसे वाला हो। लेकिन बाबा साहब ने कहा, क्योंकि वो दूरदर्शी थे, उन्होंने कहा फिर इस देश का लोकतंत्र मजाक बन के रह जाएगा अगर चंद लोग फैसला करेंगे कि किसकी सरकार होगी। तो बाबा साहब ने तर्क देके सहमत किया कि देश के अंतिम व्यक्ति को भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए और जनता तय करेगी कि राज किसका आएगा। उन्होंने नारा भी दिया मेरे लोगों आपके लिए कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। उन्होंने नारा इसलिए दिया कि उनको ये भरोसा था कि उनकी आने वाली पीढ़ियां पढ़ लिख के अपनी वोट की ताकत को समझेंगी और वो 21वीं सदी में जब 2023 चल रहा होगा वो पंचायत करके हाथ फैला के मांगेगी नहीं कि लाओ हमें मुख्यमंत्री का पद दे दो। वो ऐसे नहीं मांगी, ऐसा भरोसा नहीं था बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर को भरोसा था कि पढ़ लिख के हमारे लोग समीक्षा करेंगे, आकलन करेंगे, संघर्ष करेंगे और अपनी वोट को संगठित करके भाईचारा बना के प्रदेशों में और देश में अपना राज व्यवस्था जो है लागू करके दिखाएंगे, अपना राज लाके दिखाएंगे। क्योंकि भारतीय संविधान में जो अधिकार आपको मिले नौजवान साथियों,
उन अधिकार को लागू, उन कानूनों को लागू कराने की अगर ताकत किसी के पास है तो वो सत्ता के पास है। जिनकी सरकार होती है वो कानून को अपने तरीके से लागू कराते हैं, और जो नए कानून बनने चाहिए आपके अधिकारों के लिए, उनको कानूनों को बनाने की ताकत भी इस पंडाल में नहीं है। वो ताकत भी विधानसभा और लोकसभा के पास है। आप लाखों लोगों की भीड़ कर लो और वोट आपको 4 ना मिले तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। पूरे राजस्थान के बहुजन समाज के लोग भी सड़क पे खड़े हो जाएं तो एक कानून नहीं बना सकते, क्योंकि भारतीय संविधान ने कानून बनाने का अधिकार विधानसभाओं को और लोकसभाओं को दिया। बाबा साहब अम्बेडकर को भरोसा था कि उनकी आने वाली पीढ़ी आकलन करेगी, क्योंकि वो ये जानते थे कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वो मेरे लोगों को कुछ नहीं देंगे, वो बिल्कुल कुछ नहीं देंगे। वो तो मेरे लोगों को जो अधिकार मैंने संविधान में सुरक्षित किए हैं वो तो उनको भी छीनने का काम करेंगे, समय समय पे उनको भी लूटने का काम करेंगे। आज देखो ऐसी हालात है। देखो, कहते हैं कि न्याय सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप मुझे जवाब दो और कहो कि चंद्रशेखर झूठ बोल रहे हो हमारे भाई कि इंदर मेघवाल को न्याय क्यों नहीं मिला। आप बताओ मुझे, जब न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है तो इंदर मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए आपको आंदोलन क्यों करना पड़ा राजस्थान में। आप बताओ, न्याय अगर जन्मसिद्ध अधिकार है तो जितेंद्र मेघवाल को उसकी हत्या की गई, तुम्हारे भाई की, तुम्हारा खून था वो, उसकी हत्या की गई, उसको बकरे की तरह काट दिया गया घेर के। एक बहादुर तुम्हारे भाई को, उसके हत्यारों को सजा दिलाने के लिए तुम्हें आंदोलन क्यों करना पड़ा। तुम इतने बड़े पैमाने पे क्यों झूठे फाली में जाके। मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूं कि ओम प्रकाश रैगर फांसी लगा लेता है क्योंकि उसको लगता है उसको न्याय नहीं मिलेगा। मैं इसलिए आता हूं राजस्थान की, ओम प्रकाश रैगर लिखता है सुसाइड नोट में कि मेरा भाई आएगा मुझे न्याय दिलाने के, इसलिए आता है चंद्रशेखर आजाद राजस्थान। मैं पूछना चाहता हूं, आप लाखों की संख्या में जयपुर में इकट्ठा हुए थे, बताओ कार्तिक भील को न्याय क्यों नहीं मिला। मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं आपसे। मैं जानना चाहता हूं आपकी पंचायत के एक हफ्ते बाद ही मेरी बहन पूजा को 10 टुकड़ों में जिन्होंने काटा, उनको, उस बहन के परिवार को न्याय कब मिलेगा बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि बलौतरा में जिस बहन को अन्याय का सामना करना पड़ा, उसको जला दिया गया, उसको न्याय कब मिलेगा बताओ। ये मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से। उनको भरोसा था बाबा साहब अम्बेडकर को, उनको क्योंकि एहसास था इनके चरित्र में कि ये मेरे लोगों को न्याय नहीं देंगे, अधिकार नहीं देंगे, और जो अधिकार मैं देके जा रहा हूं उनको लूटने का, छीनने का काम करेंगे। इसलिए मेरे लोगों, उन्होंने रुपया पैसा नहीं, तुम्हें करोड़ों रुपए से भी ताकतवर वोट का अधिकार दिया। तुम चाहो तो यहाँ के मुख्यमंत्री को हरा के उसकी नाक रगड़वा सकते हो अगर तुम चाहो। ये ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है आपको। और तुम देखना, चुनाव आएगा, मेरी माए बहनें यहाँ बैठी है। देखो, मैं नहीं कहना चाह रहा था लेकिन कहूंगा, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो राशन देंगे, आपने सुना ना, राशन देंगे घर तक, सुना आपने। ये भी गैस सिलेंडर सस्ता करेंगे। 4.5 साल कहां थे? 4.5 साल पहले ये अमीर थे क्या सब लोग, जो आज 6 महीने में आपको इनका सिलेंडर सस्ता करना है। 4.5 साल आपने राशन नहीं दिया। देखो, इस सरकारों की निर्दयता, यही की नहीं, देश की सरकारों की बता रहा हूं, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या किसी और की। मैंने देखा कि दिल्ली में मजदूर किस तरह से अपने घर लौटा। इन सरकारों के पास उनको देने के लिए बसें नहीं थी मेरे लोगों, उनको भेजने के लिए ट्रेन नहीं थी। वो अपने बच्चों को अपनी पीठ पे लादकर खून के आंसू रोते हुए उनके पैरों में छाले पड़ गए, तब वो मेरे मजदूर भाई अपने घरों तक पहुंचे। हजारों लोग जाते जाते मर गए भूख से, एक्सीडेंट करके ट्रेन के आगे नीचे आके। हजारों बहनें, उनकी चप्पलें घिस गई, किस तरह से वो घर पहुंची। निर्दयी सरकारों ने कुछ नहीं सोचा। ये यही थे ना सरकार के लोग, जब आप भूख से मर रहे थे, कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था, तब भी तो ये सरकारें यही थी। आज चुनाव आ रहा है और उनको दिख रहा है कि वो अपने लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अपने लोगों को ताकत देने के लिए सोच रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं राशन ले लो। ये बताओ, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान करके आपको वोट का अधिकार दिलाया,
उनको राशन पे बेचने का काम करोगे? अपने बच्चों को, अपने महापुरुषों के संघर्ष को चंद राशन पे बेचने का काम करोगे मेरे लोगों? देखो आपकी वोट में कितनी ताकत है। जो आपके घर का पानी नहीं पिएगा, आपके पैर दबाएगा चुनाव में आके और कहेगा आप मेरी दादी हो, चाची हो, आप मेरे भाई हो, भैया हो, आप मेरे चाचा हो, मेरे सर पे हाथ रख दो। और जिस दिन चुनाव चला जाएगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप उनके घर जाना, वो अंदर बैठ के मना करा देगा कि नेताजी यहां नहीं। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं यहाँ राजस्थान में, आप तय करो। अगर ये लोग बहुत अच्छे हो और ये आपके मन मर्जी काम कर रहे नौजवान यहाँ कितने बड़े पैमाने पे, मीडिया के लोगों छापना कल, अगर आपके अंदर खुददारी है, बताओ कितने मेरे भाई नौजवान बेरोजगार बैठे, जरा हाथ उठा के बताओ मुझे एक बार। ये देखो, ये है राजस्थान की सच्चाई। उठा के रखो, इनको देखने दो, उनके कैमरे देखे, पूरा भारत देखे। नीचे करो हाथ, सुनो, बताओ इस देश के नौजवानों की, राजस्थान की नहीं पूरे देश के नौजवानों की, स्पेशली युवाओं की एनर्जी को बर्बाद किया जा रहा है। वो पढ़ लिख के धक्के खा रहे हैं, कोई परचून की दुकान पे काम कर रहा है, कोई चाय की दुकान पे काम कर रहा है, कोई कहीं मजदूरी कर रहा है, क्योंकि सरकार के पास रोजगार नहीं है। और यहाँ की सरकार, इस सरकार की भी सुनो, यहाँ की सरकार कोई भर्ती ऐसी नहीं जिसका पेपर लीक नहीं होता, कोई भर्ती ऐसी नहीं। 4.5 साल नहीं दिखा जब हमने कहना शुरू किया मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था इतनी अच्छी, तो पेपर कैसे, कागज तो नहीं संभाल सकते। मैंने ही कहा ना बूंदी में, नैनवा में, कि कागज नहीं संभालते, मेरे लोगों की रक्षा कैसे करोगे? तो कहते हैं कि हम जो नकल करा रहे हैं उनमें बुलडोजर चला दोगे। 4.5 साल कहां थे आप? कितनी भर्तियां गिनाऊं आपको। सीएचए के बच्चे जब आंदोलन कर रहे थे, सीएचए वाले, मैं जब उनकी लड़ाई लड़ने के लिए गया, मुझे होटल से उठा के 4 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया। मैं ये कह रहा हूं 4 दिन नहीं मुख्यमंत्री जी, 400 दिन, 4000 दिन जेल में बंद रखो, मेरे लोग एक एक पाई का हिसाब करेंगे तुमसे। ये तब तक आपके भरोसे थे जब तक इन पे किराए का मकान था, आज इन पे अपना घर है। महापुरुष कह के गए हैं कि लोगों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी। अपनी झोपड़ी में आप मालिक होते हो, उनके दरवाजे जाओगे, उनके पीछे खड़े होंगे, उनके पिछलग्गू बनोगे, उनका राज लाओगे, तो आपके हाथों में, आपके हिस्से में क्या आएगा सोच लेना। मैंने ये भी कहा और फिर कह रहा हूं, साहब कहा करते थे कि जब वोट फूल वालों को दोगे तो फूल वालों की सरकार आएगी, जब फूल वालों की सरकार आएगी तो वो अपने लोगों को ताकतवर बनाएंगे, रोजगार देंगे, काम देंगे। आपके हिस्से में क्या आएगा? जब वोट पंजे वालों को दोगे तो पंजे वालों की सरकार आएगी, पंजे वाले ताकतवर होंगे, पंजे वाले अपने लोगों को रोजगार देंगे, राशन देंगे, अधिकार देंगे। आपके हिस्से में क्या आएगा? अब मैं आपको बताता हूं, आप अपने वालों को वोट दोगे तो मैंने पहले भी कहा कि मांग पत्र बना के दे दो। जितने लोग यहाँ बैठे, भारत का संविधान तुमसे झूठ बोला गया, मैं इस बात को सार्वजनिक करना चाहता हूं। वो राशन देके कहते हैं कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं, वो राशन देके कहते हैं कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं। सच को भी जान लो, तुम गांव गांव जाके बताना, बताओगे नहीं बताओगे? पहले सुन लो क्या बताना है। वित्त मंत्री जी बजट पेश करते होंगे ना आपके राजस्थान में, करोड़ों रुपए का। वो करोड़ रुपए आते कहां से पता आपको? चलो जान लो, जान लो, जान लो। जिसको पता है बहुत बड़े, जिसको नहीं पता जान लो। ये मेरी माए बहनें भी जान लो। जो टैक्स आप देते हो, जो टैक्स आप देते हो, वो टैक्स प्लस जो प्राकृतिक रिसोर्स है यहाँ, उन रिसोर्स से जो आमदनी होती है, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों पे टैक्स हो या आम आदमी पे टैक्स हो। टैक्स कैसे होते हैं ये भी बता देता हूं। कई तरह के टैक्स होते हैं। आप घर में माचिस खरीदते हो ना, उस पर टैक्स जाता है।
आप बाल काले कराते हो ना, उन पे टैक्स जाता है। आप ये शर्ट पहनते हो ना, इस पे टैक्स जाता है। आप अब तो ऐसी निर्दयी सरकार केंद्र में बैठी, वो तो दूध दही लस्सी में भी टैक्स लगाने लगे, खाने पीने पे भी, आटे पे भी। तो जो टैक्स आप देते हो वही पैसा इकट्ठा होके और जो प्राकृतिक रिसोर्स है वही बजट बनता है, वो जो करोड़ों रुपए जिनकी घोषणा होती है। इसका मतलब आपका पैसा आपको देने का नाम सरकार है और सरकार उस पर एहसान करती है कि हम आपको कुछ दे रहे। देखो और सुनो, एक आदमी कम से कम 1000 रुपए का टैक्स बिना कुछ ज्यादा खर्चा किए सरकार के खाते में भेजता है। एक आदमी, एक छोटा सा बच्चा जिसकी कोई इनकम नहीं है, जो बोलना भी नहीं सीखा, उसकी दूध की बोतल पे टैक्स लगता है। वो डायपर पहनता है, उस पर टैक्स लगता है। वो जो कपड़े पहनता है, उस पर टैक्स लगता है। यानी कि एक छोटा बच्चा 1 साल का, वो भी हजारों रुपए का टैक्स एक साल में सरकार को देता है, 1 महीने में देता है। अगर साल का हिसाब बनाए तो 12,000 रुपए का टैक्स। मैं तो छोटी बात बता रहा हूं। और सरकार आपको राशन कितने पैसे का दे रही होगी, जरा बता दो, कितने पैसे का राशन दे रही होगी? 200 रुपए का। अब देखो कितनी बढ़िया बात है। मेरी माँ भी समझ जाएगी इस बात को, जो ना पढ़ी लिखी हो वो भी समझ जाएगी। माँ, अगर मैं तुझसे 1000 रुपए लूं और 200 रुपए तुझे वापस दूं, तो तेरे पैसे मेरी तरफ है या मेरे पैसे तेरी तरफ है, ये बता दे बस। किसके पैसे किसकी तरफ है बताओ। अगर किसी माँ ने या भाई ने मुझे 1000 रुपए दिए और मैंने उसको 200 रुपए वापस लौटा दिए, तो किसके पैसे किसकी तरफ है? आपके 800 रुपए मेरी तरफ है। आप 1000 रुपए का टैक्स देते हो महीने में, एक आदमी। सरकार 200 रुपए का राशन देती है, फिर भी आंख दिखाती है, आपका पैसा आपको दे रही है, 800 जेब में भी रख रही है, और फिर कह रही है कि हम आपको राशन दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि भारत के संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है, और वो संविधान अंतिम व्यक्ति को भी रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों चीजों की गारंटी देती है कि हर व्यक्ति को रोटी मिलेगी भरपेट, हर व्यक्ति को पहनने के लिए कपड़ा मिलेगा, और हर व्यक्ति को ढकने के लिए सर, छत मिलेगी, मकान मिलेगा। ये गारंटी कौन देता है? सरकार नहीं देती। कौन देता है? संविधान देता है। उसी संविधान के अनुसार सरकारें बनती हैं। ये आपसे झूठ बोलते हैं, ये आके आपको गुमराह करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वोट है। ये आपकी बस्तियों में आते हैं इसलिए कि आपकी वोट को लूट सके, ये आपके गले लगते हैं। आप ये बताओ, अगर अमीर चाहते हैं कि गरीबों का भला हो जाए तो कोई गरीब रहता क्या? ये माए सुने, ये मेरी बहनें सुने, अमीरों के कुत्ते घी खाते हैं, अमीरों के कुत्ते एसी में सोते हैं, और मेरे लोगों के तन पे कपड़ा नहीं दिया है सरकारों ने हमें। ये है सच्चाई इस देश की, और ये सच्चाई है प्रदेशों की। पीने के लिए मेरे लोगों में पानी नहीं है, इनका कुत्ता जो है बिस्लेरी में नहाता है। ये है सच्चाई इस देश की। लेकिन आप इनके बातों में आ जाते हो और फिर इनको ताकतवर बना देते हो। मेरे पिताजी कहा करते थे कि अजमाए हुए को अजमाना नहीं चाहिए, जिनको अजमा चुके और अजमा के देख चुके कि मैंने वहां कहा बांद्रा में कि अगर आप गलती कर बैठते हो, मैं गंगापुर सिटी में भी कह रहा हूं, तो 5 साल जो खाल उतरेगी हमारे लोगों की, जो अन्याय सहना पड़ेगा हमारे लोगों को, जो रेप हत्याएं होंगी, जो पूजा भील को टुकड़ों में काटा जाएगा, उसके जिम्मेदार आप भी होंगे। इस बात को आप लोग याद रखना, क्योंकि आपकी गलती, आपकी लापरवाही, क्योंकि वोट का अधिकार आपको बिकने के लिए नहीं मिला, वोट का अधिकार आपको गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है, वोट का अधिकार आपको ताकतवर करने के लिए मिला है। अगर आप अपनी वोट का प्रयोग गलत कर देते हो तो जो अन्याय होगा उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, उसके जिम्मेदार भी आप होंगे। दूसरा, काशीराम साहब ये कहते थे कि वोट की रक्षा कैसे करनी है, जैसे बहन बेटे की रक्षा करते हैं। तो आपकी वोट इतनी सस्ती नहीं मेरे लोगों कि थोड़े से पैसे शराब या राशन पे किसी को दे दो। ये तो सरकारों को देना ही है। आप वोट अपनी ताकत बनाने के लिए दो। मैंने अभी 4 दिन पहले 2 लाइनें लिखी थी, आपने अगर पढ़ी हो मेरे ट्विटर हैंडल पे,
राजेश अगर पढ़ी हो, मैंने लिखा था कि निकाल लाया हूं परिंदों को पिंजरों से, निकाल लाया हूं परिंदों को पिंजरों से। अब बस परिंदों के दिमाग से पिंजरा निकालना बाकी। इस गुलामी बेबसी में आपका अपना मकान ना होने के कारण आप लोग रह रहे थे, उस कमरों से आपको निकाल लाया हूं मैं। अब बस आपके दिमाग से बात निकालनी है कि जब वोट देके आप उनकी सरकार बना सकते हो तो अपनी भी बना सकते हो। वो जो नारा दिया महापुरुषों ने कि वोट हमारा राज तुम्हारा, अभी मुझसे एक हमारे साथी केपी सिंह जी ने सुबह कहा कि देखो महापुरुष कह के गए कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ राजस्थान में क्या हो रहा है कि वोट तुम्हारा राज हमारा, यूं ही चलेगा यूं ही चलेगा, क्योंकि मेरे लोग गुलामी छोड़ना नहीं चाहते। जिस पे आरोप है वो कांग्रेस का विधायक है, इसलिए उसका कुछ नहीं हो सकता है, तो कानून बराबर कैसे हुआ? मैं मुकेश वाल्मीकि जी यहाँ बैठे, इनका बेटा हर्षाधिपति वाल्मीकि, एक आपका अपना खून आपका भाई अधिकारी, उसको एक विधायक जाके पीटता, 22 जगह से उसकी जो है उसकी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है और उसको मरा हुआ समझ के छोड़ देता है। वो तो आपका खून था कि उनसे नहीं मरा, इतने लोगों से भी वो आपका बलशाली खून था, वो नहीं मरा। आज वो अपने पैरों पे खड़े होने की स्थिति में है, वो भी बेड पे उठ जाएगा, जैसे आप उठ के खड़े हुए वो भी उठ जाएगा। लेकिन जवाब दो कि एक दिन में उस विधायक की जमानत हो जाती है, तो मैं क्या जवाब दूं? अगर तुमने ऐसा कर दिया होता, पृथ्वीराज बैरवा ने क्या किया? जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 कहता है कि अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ बोलो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ, ये करने पे उसकी नौकरी छीन ली गई और हमारे भाई की हत्या करने के प्रयास करने वाले पे एक दिन में जमानत, तो कानून किसके लिए बराबर हुआ? देखो, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको एक गुलामी की जिंदगी पसंद आ रही है, मेरे लोगों, सच्चे मन से कह रहा हूं, तो फिर कोई जरूरत नहीं इसको बदलने की। और अगर आपके अंदर ये बेचैनी झटपटाहट हो कि यार हम सबको आजमा के देख चुके हैं, हमने सब पे भरोसा किया, कोई कुछ करता तो है नहीं हमारे लिए, लड़ने के लिए तो फिर भी हमारे भाई को आना पड़ता है, तो उसको ही ताकत दे दो इस बार। तो फिर मैं गारंटी से कहता हूं कि आपकी तरफ आंख उठाने से पहले, आपको घोड़ी से उतारने से पहले, मुझे रखने घड़ा छूने पे, आपकी हत्या तो बहुत दूर की बात है, आपकी तरफ आंख उठाने से पहले भी 1000 बार सोचेंगे लोग ये बात याद। क्या मैंने कभी आपसे कोई बात झूठी कही है? बताओ। मैंने 16 महीने जेल काटी, 10/6 की एक कॉल काट, उसमें काल कोठरी में, मेरे पुराने लोग जानते हैं। मैंने सरकार से कभी ये नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं डर गया। मैंने सरकार से कहा कि इंतजार करो किस दिन मेरे लोग मेरी बात के साथ खड़े हो जाएं, फिर मैं बताऊंगा कि किसी गरीब के बेटे के साथ अन्याय कैसे होता है, फिर ये याद रख। मैंने दिल्ली के आंदोलन में 250 लाठियां खाई, जो लोग गए थे वो जानते हैं कि 12 दिन में सीधा नहीं लेट पाया, क्योंकि पुलिस, देखो मैं पुलिस से इसलिए कुछ नहीं नाराजगी जाहिर करता, पुलिस सरकार की होती है, पुलिस से मेरी नाराजगी नहीं है, वो नौकर है बेचारे, उनकी नौकरी है, जो सरकार के लोग आदेश करेंगे उनको करना पड़ेगा, वो कर्मचारी है, वो सेवक है। लेकिन उन्होंने 250 लाठियां मुझे मारी और मुझसे पता क्या कहा कि गृह मंत्री से माफी मांग लो। तो मैंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद पैदा हुआ है, गर्दन झुकेगी नहीं, ये उस समाज का सम्मान है, ये झुकेगा नहीं, मर तो सकता है लेकिन झुकेगा नहीं। मेरी ताकत आपको, मैंने आपको देखा, मैं जब हेलीकॉप्टर से आ रहा था ना, देखो मुझे कोई शौक नहीं हेलीकॉप्टर में आने का, मैं सच बता रहा हूं, मैं तो एक गरीब का प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं। मैं बताता हूं, मुझे बताने में कोई अपमान नहीं है कि मेरी माँ घास काट के लाती थी खेत से और सर पे उठा के 40 किलो की गठरी और आके वो
दूध बेच के उसमें हमें पाला 6 बहन भाइयों को। मैं जानता हूं गरीबी कैसे होती है। मैंने देखा कि मेरे पिताजी ने मुझे वर्दी दिलाने के लिए, सर्दी में मुझे जूते दिलाने के लिए अपने लिए कपड़े नहीं बनाए। मैं जानता हूं गरीबी को। मैं गरीबी से निकल के आके खड़ा हुआ हूं यहाँ। मेरे बहुत कुछ शौक नहीं है, मुकुट पहनने के, हेलीकॉप्टर में घूमने के नहीं, इसकी ऐसे शौक नहीं रखता हूं। एक ही शौक रखता हूं, एक ही संकल्प करके बैठा हूं। माला नहीं पहनता हूं, आप लोग जानते हो कि माला नहीं पहनता हूं। क्यों नहीं पहनता आपको पता है? क्योंकि जिस दिन हाथरस में मेरी बहन के साथ अन्याय हुआ, मैंने अपनी मां को वचन दिया था कि जब तक इस देश में हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा, चाहे कुछ हो जाए। और वो दिन है, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, मैं वचन का पक्का हूं। मैं आपको भी वचन दे रहा हूं, चाहे गरीबी आपकी समस्या हो, बेरोजगारी आपकी समस्या, महंगाई आपकी समस्या हो, अन्याय अत्याचार आपकी समस्या हो, सामाजिक अपमान आपकी समस्या हो, आप सिर्फ मांग पत्र बना के मेरे साथ खड़े हो जाओ। जिस दिन आपकी ताकत यहां बनेगी, मैं इसकी अगले दिन घोषणा करवा के दे दूंगा। मेरा वादा है आप लोगों से। और देखो, यहां से एमपी एमएलए भी नहीं बनना है यार, इच्छा नहीं है ईमानदारी से कि मुझे एमपी एमएलए बनना है। एक इच्छा मेरी है कि यहां बैठे गरीब के बेटे एमपी एमएलए जरूर बने, और वो एमएलए बन के उन माओं के आंसू पूछने के काम करें, बुजुर्गों के दुख बांटने का काम करें जिनको व्यवस्था ने ठग लिया, जो सिर्फ चुनावी पैर छुआऊ होते हैं बेचारे, उनके दुख उनके आंसू पूछने का काम करें। देखो तो जाके सही कि जब गरीब अपनी बेटी की शादी करता है तो साहूकार से पैसा लेता है उधार, और फिर सालों उसकी पीठ जो है छलनी हो जाती है उस उधार को उतारने में। अगर अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहे तो वो उधार लेता है, लोन लेता है, कर्जा लेता है, उसकी जमीन गिरवी रख जाती है और ताकतवर उसकी जमीन छीन लेता है। मैं बस उनके चेहरों पे खुशी देखना चाहता हूं, उनके साथ हो रहा अन्याय बंद करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर गरीब के बेटे को, चाहे वो कितनी अच्छी शिक्षा लेना चाहे, मुफ्त की शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा सबके लिए, कोई किसी जाति धर्म का हो, सबको मिले, कि कोई ये ना कहे कि हमें नहीं मिल रही है। और क्योंकि मैंने अपने पिता को अपने हाथों में खोया, क्योंकि मैं पैसे वाला नहीं था, अपने पिताजी का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाया। मैंने उनको भी उस दिन वचन दिया, उनके अंतिम दिन उनके 100 पे हाथ रख के कि मैं कोशिश करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा ईमानदारी से, कि कोई गरीब मेरा आपके जैसा आने वाले समय में अपनी बहन, भाई, बेटे, बच्चे, पत्नी, पिता, माँ को इसलिए ना खो दे कि उसकी जेब में इलाज के लिए पैसे ना हो। बस ये लड़ाई कि सबको, अगर संविधान सबको बराबरी के अधिकार देता है तो फिर वो बराबरी के अधिकार जमीन पे भी मिलने चाहिए। अगर संविधान सबको आगे बढ़ने की इजाजत देता है तो वो इजाजत जमीन पे भी मिलनी चाहिए। मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं, बैरिकेडिंग बहुत तोड़ते हो आप लोग। मैंने पूछा इससे बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगवाई, तो कहा इस आंधी ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। तो चलो ये तो मैंने मान लिया, बस ये बेड़ियां कब तोड़ोगे ये भी बता दो, जो गुलामी की बेड़ियां आपके आसपास लगी। शायद आप समझ जाओ कि गुलामी किसे कहते हैं। गुलामी सिर्फ शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। हाथी देखा आपने? हाथी, एलिफेंट। हाथी जब छोटा होता है ना, बच्चा होता है, उसके पैर में एक मोटी सी संखल बांधते हैं, देख लेना, महावत को किसी को देखना, और उसको मजबूत खूंटे से बांधते हैं। वो पूरी जोर लगाता है लेकिन उस संकल को तोड़ा नहीं पाता। उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि ये संकल तू तोड़ नहीं सकता। फिर हाथी बड़ा हो जाता है, जब वो सारी संकल तोड़ सकता है, लेकिन फिर उसके पैर में एक छोटी सी रस्सी बांधते हैं। बस ये गुलामी उसके साथ दिमाग में रहती है कि वो इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता है।
आपके दिमाग में भी ये गुलामी बैठ गई है कि भाई हम अपना विधायक नहीं जिता सकते, हम अपनी सरकार नहीं बना सकते। आप ये बताओ, वोट आपका है, आपके वोट से विधायक बनेगा, तो भाई आप जब दूसरे का बनाते हो तो अपना क्यों नहीं बना सकते? देखो, एक और आपसे कह रहा हूं, मैंने ये प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे भी किया कि जब तक हम जाति के आधार पर तोड़े गए लोगों के साथ, जो हमारा अपना ही सब परिवार है, जिनको हम यहाँ संविधान के अनुसार दलित पिछड़ों के रूप में जानते हैं, आदिवासियों के रूप में जानते हैं, अल्पसंख्यकों के रूप में जानते हैं, जिनको हम संविधान से पहले शूद्रों अति शूद्रों के रूप में जानते थे, जब तक हम उनमें भाईचारा नहीं बनाएंगे, जब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे, जब तक हम किसान का, मेरे लोग देखो, याद करो, बाबा साहब अम्बेडकर और सर छोटू राम मिलके लड़े नहीं लड़े? जब मिलके लड़े तभी तो गरीबों पर जमीन आई। जब बड़ा भाई और छोटा भाई मिलके लड़ेंगे तो वो किसी भी दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, और जब अलग अलग लड़ेंगे तो फिर उनका अपना नुकसान होगा। मेरा प्रयास यहाँ चल रहा है कि बड़े और छोटे भाई सब मिलके लड़े। मैंने इसका प्रयास पहले किया, जिन्होंने पंचायत की उनको भी ये सीख हमने दी कि हमने राम लखन मीणा जी, जो हमारे पढ़े लिखे आदिवासी समाज के प्रोफेसर है, हमारे भाई है, मैंने उनको कहा कि आप नेतृत्व करो, हम इन SC/ST के लोगों को सबसे पहले इकट्ठा करेंगे, आप आगे बढ़ो, हमारे लोग सब लोग मिलकर आपको आगे बढ़ाएंगे। आपका दिमाग, आपकी शक्ति और ये एकता को हम लोग जमीन पे मजबूत करेंगे। हमें देख के उन्होंने ये पंचायत की। फिर अभी हमारा प्रयास हो रहा है कि पिछड़े वर्ग के भाइयों को भी इकट्ठा करें, अल्पसंख्यक वर्ग के भाइयों को भी इकट्ठा करें, उनको भी साथ लाएं। लेकिन ये तब तक संभव नहीं जब तक आप लोग नींव का पत्थर बनने के लिए तैयार ना हो जाओ। जब आप लोग गांव गांव जाके जोड़ने का काम करोगे तब हम लोग कामयाब हो पाएंगे। क्या आप इस लड़ाई में मेरा साथ दोगे? नहीं, दोनों हाथ उठाओ। एक मिनट उठा के, उसका इतनी हिम्मत थी, वो मत उठाना जो खुद दूसरे सहारे खड़ा है। जैसे इधर के लोग सहारा लेके खड़े, वो हाथ मत उठाना, गिर जाओगे। चलो नीचे करो। बातें आपको और मुझे अलग नहीं कर पाएंगी। क्या ये मैं मानूं कि गंगापुर सिटी और इसके आसपास के जो इस संभाग के लोग हैं वो इस बार मुझे ताकत देने का काम करेंगे? आश्वस्त हो जाऊं? पहले जवाब दो। ऐसा तो नहीं कोई पैसा देगा तो भूल जाओगे? पहले रुक जाओ, माओ से पूछ लेते हैं। माँ बहनें खड़ी है वहां, तुम लोग पीछे हो जाओ जरा से, आवाज कम है, मजा नहीं आ रहा। जब मैं पूछूंगा तब बताना, भाई चाहिए या पैसा चाहिए? अच्छा, मैं अपने सम्मानित बुजुर्गों से पूछ, कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती अगर आप तैयार हो तो। चलो मेरे साथ आवाज दो, आवाज दो। नहीं, मुख्यमंत्री तक आवाज नहीं जा रही होगी, तेज बोलो, न्याय सम्मेलन का आयोजन हुआ है, लेकिन क्या कह सकते हैं कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की ओर से सियासी संखनाद भी है? ये तीसरा सामाजिक न्याय सम्मेलन हमने हमारी पार्टी और संगठन ने तय किया था कि हम 7 संभागों में सम्मेलन करेंगे, और उसके बाद जो चुनावी संखनाद होगा वो होगा जयपुर से। फिर उसके बाद जो 7वां सम्मेलन हमारा रहेगा जयपुर संभाग वाला, उसी को हम लोग जो है वो फिर हम महासम्मेलन करेंगे। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ जितनी भी सरकारें बनी उनमें जिस तरह से हमारे लोग ठगे गए, अब हमारे लोगों का इन पर भरोसा नहीं। जो न्याय जन्म से अधिकार है वो भी मांगे से नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी आंदोलन करने पड़ते हैं। नौजवान बच्चों का भविष्य जो है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो यहाँ की, सबने लूट लिया है। पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, और जो भर्ती आती है उनमें पेपर लीक हो जाते हैं। 4.5 साल तक सरकार ने कुछ नहीं किया, अब 6 महीने में कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर देंगे। अब जनता का और स्पेशली हमारे लोगों का, दलित पिछड़े आदिवासी और जो अल्पसंख्यक समाज के लोग, उनका भरोसा इन सरकार से उठ गया। जब तक उन पर किराए का मकान था तब तक उनकी मजबूरी थी न देना। अब उनका अपना घर, आज़ाद समाज पार्टी यहाँ मजबूती से काम कर रहा है, और वो जानते हैं कि जब भी अन्याय होता है तो यही संगठन, यही पार्टी है जो इस अन्याय के खिलाफ लड़ती है। जब सब चुप बैठ जाते हैं तो वो आपने देखा कितने बड़े पैमाने पे यहाँ आए, और अभी भी पूरी फोर्स लगी उनको रोकने के लिए कि वो किस तरह से इस कंपाउंड में ना आ जाए।
उनका प्यार और उनका विश्वास आज़ाद समाज पार्टी को ताकत दे रहा है। दिन प्रतिदिन आज़ाद समाज पार्टी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है आदिवासी, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और जो अल्पसंख्यक समाज है उनको इकट्ठा करके उनको राजनीतिक शक्ति देने का समय आ गया। किसान, भाजपा और कांग्रेस आजाद पार्टी आपकी 200 सीटों पे चुनाव लड़ेगी? इसका फैसला हमारे प्रभारी और अध्यक्ष जी सर उदयपुर में जो घटना हुई इसका फैसला जो है ना वो पार्टी का फैसला है। सर उदयपुर में मैं तो पार्टी का एक वर्कर हूँ। जो पार्टी का आदेश था, आज सम्मेलन था, मुझे बुलाया गया। मैं आज जो उनका आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। मुझे लगता है आज प्रभारी जी आपको शायद कोई यहाँ के बारे में कोई अच्छी न्यूज़ भी देंगे। तो हमारा काम है इस अन्याय के खिलाफ लड़ना। और अभी एक हमारे लोगों ने पंचायत की, आपने तो किसी एक साथी ने सवाल भी पूछा था मुझसे, तो उस पंचायत के बाद पूजा भील के साथ जो अन्याय हुआ, उसको किस तरह से जानवर की तरह काटा गया, और बलात्रा की जो घटना, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो इसका मतलब उस पंचायत के बाद भी हमें क्या मिला। और वोट का अधिकार बाबा साहब ने हमें मांगने के लिए नहीं दिया कि भाई हम मांगे किसी से। हमारे लोग उनसे मांग रहे हैं जो खुद अपनी कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं। हमारे लोगों को चाहिए कि वो अपनी ताकत बना ले। तो मैं उन सब साथियों से भी कहूँगा जो इधर उधर घूम रहे हैं कि वो भी आके हमारे साथ खड़े होकर ताकत बनाने में मदद करें। भाजपा और कांग्रेस की आपने बात की, तो क्या आज़ाद समाज पार्टी एक तीसरे मोर्चे के रूप में विकल्प होगी? हम लगातार इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमने इन दलों से, इन वर्गों की जो पार्टियां भी हैं उनसे भी हमारी जो है लगातार, हमारे प्रभारी जी की, अध्यक्ष जी की, दूसरे भी हमारे प्रभारी, सबकी बातचीत चल रही है। बड़ा सवाल ये, अभी इंद्र मेघवाल के न्याय की घटना है, उसमें कुछ बहुत बड़े काम नहीं हुए। जितेंद्र मेघवाल के परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला है। कार्तिक भील का परिवार 2.5 महीने 3 महीने ज़्यादा हो गया सड़कों पे धूल फाँक रहा है। उसके बच्चे याचना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद ओम प्रकाश रैगर का मामला हो, और तमाम तरह से जो और अन्याय के मामले हैं जो रोज़ हो रहे हैं, चाहे सामाजिक असमानता का हो, चाहे उसके अलावा सामाजिक बहिष्कार का हो, चाहे घोड़ी से उतारने का, कुछ भी हो, उनमें भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो। जो सरकार हमें न्याय नहीं दिला सकती वो हमें अधिकार क्या देगी? तो इस निकम्मी सरकार पर हमारे लोगों का भरोसा नहीं। इसलिए जो बेचैनी है, वही बेचैनी जनता के विस्फोट के रूप में आपको देखने को मिली कि वहाँ पूरा प्रशासन शासन में फेल हुआ, सारे बैरिकेडिंग तोड़ दिए गए, वो पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था, वहाँ बैठने की जगह नहीं थी, ना खड़े होने। तो जनता तैयार है बदलाव के लिए, क्योंकि जनता अब थक चुकी है इनके झूठे वादों से, झूठी बातों से। जनता अब इनकी बातों में नहीं आने वाली। क्या कह रहे हैं? 14 अप्रैल को देखिए, रणनीति नहीं है, हमारा प्रयास है कि हम सब लोग मिलके जो सामंतवादी और जो मनुवादी ताकतें हैं, जो भारतीय संविधान को ख़त्म कर देना चाहती है, उन ताकतों को रोकने का काम करें। और इसमें हमने पहल की। हमने उन दोनों भाइयों से कहा कि आइए, इस बार सबसे बड़ा काम ये है कि 14 अप्रैल को जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, मऊ जन्मभूमि, हम लोग सब लोग नमन करने चलें, क्योंकि वो भी इस लड़ाई को अब लड़ना चाहते हैं। और हमने इसके लिए सार्थक प्रयास किए कि लड़ाई लड़ी जाए। और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक असमानता की व्यवस्था खत्म ना होके और भारतीय संविधान यहाँ पूर्ण रूप से लागू ना हो। उसको लागू कराने के लिए हमें सरकार की जरूरत है, क्योंकि कानून सड़कों पर नहीं बनते। तो कानून विधानसभा में, लोकसभा बनते हैं। कानून बनाने के लिए हमें राजनीतिक शक्ति चाहिए। इसलिए हमारा दल और बल दोनों मजबूती राजस्थान में काम कर रहा है। आप देखना, जिस दिन 7वां सम्मेलन होगा, विपक्ष कितने टेक देगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग उस सम्मेलन के साथ खड़े होंगे। प्रभारी जी शायद कुछ कहना चाह रहे थे। काशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, इस पर आपकी क्या बीमारी, आपकी क्या? देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी ऐरा गहरा कुछ बोल देगा और हम लोग लड़ते फिरेंगे, ये हमारा काम नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं। वो बोलते इसलिए कि हम उसमें उलझे हैं। और साहब तो मर गए हैं, वो मरे नहीं हो तो अमर हो गए। नेताजी भी अमर हो गए। उन्होंने जो किया, उनके कारवा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करें। कितने काशीराम मारोगे, कितने नेता मुलायम सिंह यादव मारोगे, और कब तक मारोगे, और कब तक दलित पिछड़ों की बलि चढ़ाते रहोगे? जनता समझ रही। अब सबक सिखाने का काम करेंगी। जो मुलायम सिंह जी में आस्था रखते हैं, जो काशीराम में आस्था रखते हैं, वो भद्राचार्य जी को बताएंगे। किस दिन पंडाल भी खाली मिलेगा और खाने के लाले पड़ जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य पर FIR हो गई नारा देने पर। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सरकार तानाशाही सरकार, जो हक की बात बोलेगा उस पर मुकदमा हो जाएगा। और मुकदमे से कौन डर रहा है आजकल? मुकदमा तो उन पे हो रहा है जो लड़ रहे हैं, जो बोल ही नहीं रहे, उन पे तो कुछ नहीं हो रहा। आप गंगापुर सिटी में आए हैं, यहाँ की लोकल जो प्रॉब्लम्स है, लोकल समस्या है, उनके ऊपर भी क्या फोकस करेंगे आप? देखिए, यहाँ जो हमारे लीडर्स हैं, वो उन्हीं समस्याओं को लेकर इतनी जन समर्थन जुटा पाए। वो उन समस्याओं पर लड़ते रहते हैं। मुकेश बहरवा जी लगातार इन समस्याओं के साथ खड़े। हमारे जिलाध्यक्ष जी जो हैं, लगातार इन समस्याओं के साथ खड़े, और इसलिए जनता का समर्थन है। और मैं ये कहता हूँ, मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में यहाँ की जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं वो हल होंगे, उनकी समस्या हल होगी और उनको नए अवसर पैदा होंगे। तो सर, सवाल और पूछना चाहेंगे, यहाँ पे पांचना बांध है, ऊपर सरकारें कांग्रेस की हो चाहे BJP की हो, राजनीति करती आ रही है। क्या आपकी MLA बनेंगे
यहाँ सरकार बनेगी तो आप खुलवा पाएंगे? देखो मैंने फिर सचिन आपसे पायलट कहा, भी आप पहले भी इस वादा बात को कर कह चुके रहे हैं। हैं, आप भी इस बात कह रहे हैं कि ये सरकार यहाँ की जनता से राजनीति कर रही है, ये आपने बसपा के कहा। भी लोग एमएलए बने अगर हैं। मीडिया के लोग भी ये कह रहे हैं कि यहाँ की सरकार यहाँ की जनता से राजनीति कर रही है, तो आप समझो कि मीडिया भी इस बात को समझती है और जनता भी समझती है। छोटी मोटी मैं आपसे वादा करता हूँ, जनहित का जो कार्य है, जो होना चाहिए, जिसको जनता चाहती है वो होना ही चाहिए, हम उसके साथ हैं। तो गंगापुर सिटी से अब शंखनाद निश्चित रूप से गंगापुर सिटी का शंखनाद और राजस्थान का शंखनाद जो है संख्या में वो जयपुर से करेंगे। कांग्रेस खरीद लेती है। आर्मी चीफ करीब 4 बजे वापस मीडिया से रूबरू होकर अपने हेलीपैड पहुंचे और हेलीकॉप्टर के जरिए वापस जयपुर के लिए हुए रवाना। सभी को हाथ हिलाकर अभिवादन किया एवं साथ में ही प्रदेश प्रभारी भी उनके साथ मौजूद रहे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण एवं सतपाल चौधरी उनके साथ हेलीकॉप्टर से वापस चले गए, जिसमें हेलीकॉप्टर को देखने के लिए युवाओं की जमकर भीड़ उमड़ी और देखते ही देखते हेलीकॉप्टर सबकी आंखों से ओझल हो गया।